गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एवरेज वैल्यू निकालना। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स अर्ध तरंग दिष्टकरण। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये है अर्ध तरंग दिष्टकरण। स्टूडेंट यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा इसका सर्किट अरेंजमेंट पढ़ा। देन बी पार्ट में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखी। ठीक है, सर्किट अरेंजमेंट मतलब कि परिपथ को किस तरीके से बनाते हैं वो देखा, वर्किंग देखी, कार्य प्रणाली देखी थी। और सी पार्ट में वी सी एवरेज करंट या फिर एवरेज वोल्टेज, मतलब कि इसके थर्ड पार्ट में हमने एवरेज करंट के बारे में पढ़ा था और एवरेज वोल्टेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, औसत धारा और औसत वोल्टता के बारे में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है, इसमें RMS। ठीक है, बताएंगे अभी आपको क्या है RMS। और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिकली इफ़िशियंसी के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? इफ़िशियंसी के बारे में। RMS मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। इफ़िशियंसी का मीन्स है दक्षता के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली अब तक हम लोगों ने इसके 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अब ये 2 बच रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, RMS। ठीक है, तो इसमें डी पार्ट लगाइए, RMS रूट मीन स्क्वायर। डी पार्ट क्या है? RMS करंट, या हम कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, और हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, राइट। तो हम अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ रहे हैं RMS की वैल्यू के बारे में, रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में, तो देखिए वो होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम माध्य मतलब कि मीन के बारे में पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। अब हमें पढ़ना है RMS का। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि RMS को लिखते कैसे हैं, तो देखिए RMS के लिए हम RMS किसकी निकाल रहे हैं? करंट की, मतलब कि वर्ग माध्य मूल किसका निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? धारा के बारे में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो धारा के लिए देखो कैसे करेंगे। S का मीन्स है स्क्वायर। क्या है इसका मीन्स? स्क्वायर। M है बच्चों मीन, और ये है क्या? रूट। ठीक है, वर्ग स्क्वायर मीन माध्य, और रूट का मतलब क्या है? मूल। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ये करंट का निकालना है, किसके बारे में निकालना है बच्चों? धारा के बारे में। तो RMS को कैसे लिखेंगे? पहले वर्ग करेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे और फिर उसका मूल इस रूट करेंगे। ठीक, देखिए I का निकाल रहे हैं, करंट का निकालने हैं, तो सबसे पहले उस पर लगाया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहले वर्ग। फिर उसने कहा माध्य। कल आपको हमने समझाया था कि जब भी किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं
मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो हमने लास्ट टाइम बच्चों आई का माध्य निकाला था, उसका इंटीग्रेशन किया था 0 से t तक, और डी टी ये क्या था, टाइम के साथ में रिस्पेक्ट में करंट का इंटीग्रेशन, और 1 में t ये था एवरेज। तो अब देखो हमें किसका मीन निकालना है, किसका माध्य निकालना है, आई का स्क्वायर का। यहाँ किसका निकाल रहे थे, आई का। तो इसमें क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर डी टी होल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एंड टाइम पीरियड 1 में t। तो बच्चों इसी को ही बोलते हैं क्या, RMS। जो हम फाइंड आउट आज करना चाह रहे हैं वो बेसिकली यही है कि हमें करंट का स्क्वायर करके उसका मीन निकालेंगे और 1 में t का डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, RMS ऑफ करंट। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे करंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपना टॉपिक डालिए, हाफ वेव रेक्टिफायर तो चल ही रहा है, उसमें डी टॉपिक डालिए, डी पॉइंट डालिए, रूट मीन स्क्वायर करंट, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। और फिर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहले यहाँ लिख लो जिसको नहीं पता कि एस स्क्वायर मीन और ये होता है रूट। ठीक है, तो एक बार इसको रफली लिख लीजिए, देन हम अपना डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चलते हैं हम। देखिए अब हम टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं, ये सिर्फ था आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसे हटाते हैं। पहले अभी हमने समझा कि RMS को लिखते कैसे हैं, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए वी नो कि करंट का RMS निकाल रहे हैं, तो करंट RMS क्या बना हमारे पास, 1 में t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई का स्क्वायर डी टी, ये आया हमारे पास। अब देखिए एक बार, अच्छा रूट लगाना भूल गए हैं ना हम इसके अंदर अभी। तो लास्ट टाइम अगर आपको मैंने रूट लगवा दिया था ना स्टूडेंट्स, अगर नहीं लगवाया था तो देखो ये तो हुआ स्क्वायर, ये हुआ मीन और ये हुआ रूट। आई थिंक हम रूट नहीं लगा पाए थे लास्ट टाइम पर, तो आप इसको करेक्शन कर लेना। रूट मीन स्क्वायर के अंदर यहाँ पे रूट भी आएगा ना, ये वैल्यू बनती है। अब देखिए ये IRMS की वैल्यु है। अगर मैं करंट फाइंड कर लेती हूँ आई का स्क्वायर RMS, तो ये क्या बन जाएगा, 1 में t 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ये बना हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आ गई है हमारे पास में, राइट, ताकि हम इसको रूट लास्ट में फाइंड कर लेंगे। अब देखिए करंट के लिए आप लोगों को पता है कि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t। ये करंट था, ये हमने कल एवरेज वैल्यू में भी फाइंड किया था और आज भी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए IRMS का स्क्वायर ये कितना होगा, करंट की वैल्यू का स्क्वायर रख देंगे बस यहाँ पे। तो देखो 1 में t इंटीग्रेशन 0 to t आई के स्क्वायर, मतलब कि
आई एम का स्क्वायर और ये क्या बना, साइन का स्क्वायर ओमेगा टी, और बच्चों लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी टी, राइट। अब देखिए इसके बाद में जब हमने आई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू ये फाइंड आउट की, अब आपको मालूम है कि जो करंट थी 0 से t वाली, हमने लास्ट टाइम यहाँ बात कर चुके हैं कि जो करंट है वो कुछ इस तरीके से, जब वोल्टेज देते हैं तो करंट हमें सिर्फ ये वाली करंट मिलती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। अगर इसको 0 मानो, इसे t/2 और इसे क्या ले t, तो आपको दिख रहा है करंट हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, 0 से t/2 मिल रही है, बट t/2 से t नहीं फाउंड हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to t। देखो समझाने वाली बात तो हमारी कल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल उसके जैसा डेरिवेशन है, सिर्फ यहाँ वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। वहाँ भी लास्ट लेक्चर में हम 0 to t को कन्वर्ट कर रहे थे, कैसे, देखो यहाँ से लिखा आई आर एम एस का स्क्वायर, देखो अभी क्या बना, 1/t 0 to t/2, हाफ साइकिल ले ली स्टार्टिंग वाली, और यहाँ से आया आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये आया, और एक क्या आएगा प्लस में t/2 से t, और अगेन यही वैल्यू है ना, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, राइट। और यहां लिखा हमने क्या, अगेन डी टी। ये सिर्फ हमने क्या किया, इसको 2 साइकिल्स में तोड़ दिया, एक तो फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल। आपको पता है कि सेकेंड हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू कैसी है बच्चों, 0, तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई टोटल में, 0। सिर्फ टर्म इसकी बनी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर 1/t 0 to t/2, और ये क्या आया, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आई एम का स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम 0 से t/2 dt के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल हो रहा है तो सिर्फ t की वैल्यू को लेंगे, क्योंकि बाकी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई आर एम एस का स्क्वायर, आई एम स्क्वायर क्या लिया बाहर, आई एम स्क्वायर अपॉन में टी, इंटीग्रेशन 0 to t/2, और ये देखो साइन का स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्या आया डी टी। अब बच्चों देखो यहाँ साइन का स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको अगर अपन लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें इतना मालूम है कि एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस में cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो हमने इसको चेंज कर दिया, 1 माइनस में cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन हमें जो मैंने वैल्यू वहाँ लिखी है वो किसके टर्म्स में है, थीटा की टर्म्स में है, और हमें वहाँ क्या चाहिए साइड में, ओमेगा टी की टर्म्स में चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को बना दिया ओमेगा टी, तो ये बना 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो क्या बना
आई आर एम का स्क्वायर आई एम स्क्वायर अपॉन में टी 0 टू टी बाई 2। अब देखिए इसमें पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और ये डायरेक्टली यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी। बस अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर। तो सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, देन हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसको लिख लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं, इस वाली टर्म से इसको यहां लेते हैं ना। देखो इसके लिए नाउ आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल, यहां से 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो आई एम स्क्वायर अपॉन में 2t, राइट। और 0 टू टी बाई 2 तक क्या कर देते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन। ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अगेन डी टी। देन अब जब 1 का t के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो आई आर एम स्क्वायर आई एम स्क्वायर 2t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आया क्या, t, ठीक है। cos 2 ओमेगा t का करते हैं तो कितना आता है, साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट बच्चों 0 से t बाई 2। अब देखिए हमारे पास में ये t की जगह यहाँ क्या रखना है, ये स्मॉल में आएगा ना, स्मॉल t की जगह क्या रखना है, t बाई 2। और जब यहाँ t बाई 2 रखेंगे हम तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। देखो यहाँ रख के दिखा देते हैं एक बार, साइन 2 ओमेगा कितना हुआ, 2 पाई बाई कैपिटल T, और यहाँ t बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, t से t, तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन का 2 पाई 0 होता है, और साइन 0 पे भी 0 आता है, मतलब ये वैल्यू तो वैसे भी कैंसिल ही होने वाली है हमारे पास, ठीक है। देखिए तो आई आर एम एस का स्क्वायर क्या बना, आई एम का स्क्वायर 2t
और यहाँ पे t/2 रखेंगे तो एज इट इज, है ना, t से t कैंसिल और 2 × 2 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स IRM का स्क्वायर कितना आया हमारे पास, IM² अपॉन में 4 आया। ठीक, तो क्या बन गया ये यहाँ से, IRMS इक्वल रूट ले लेंगे तो ये बन गया IM अपॉन में 2, राइट। तो देखिए जब हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट रूट मीन स्क्वायर की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रूट मीन स्क्वायर की जो करंट आती है वो मीन करंट की हाफ होती है। ठीक है, वैसे ही सेम जब कल हम लोगों ने स्टूडेंट्स आई एवरेज निकाला था, आई एवरेज, तो वो कितना आ रहा था, IM अपॉन में पाई आ रहा था। ठीक है, ये टर्म्स आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो रूट मीन स्क्वायर होता है वहाँ पे वैल्यू IM अपॉन में 2 आती है और एवरेज में IM अपॉन में पाई आती है, राइट। तो इसको लिखिए, देन हम नेक्स्ट चलते हैं अपने तो इसे लिखिए पहले एक बार कंप्लीटली, देन चलते हैं आगे फर्दर। तो आपने लिख लिया होगा IRMS की वैल्यू आती है IM अपॉन में 2। ठीक है, पाई किस में आता था, एवरेज के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट यहां से इसको हटाते हैं एक बार इसको, ठीक है। कल आपको सिखाया था कि जिस तरीके से एवरेज के लिए करंट की वैल्यू आती थी, देन सेम हम उसके लिए वोल्टेज की वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, तो आज करंट आई है IRMS IM अपॉन में 2, IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन में 2, ये आया है। अगर हम यही कहें VRMS की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या आती थी हमारे पास, देखो क्या आएगी, VRMS इज इक्वल टू VM बन जाएगा ये तो, और ये क्या बन जाएगा अपॉन में एज इट इज 2। ठीक है, बिल्कुल जो हमने डिराइव जिस तरीके से किया है, अगर हम वोल्टेज को ले ले VM साइन ओमेगा t, तो हमें जो RMS मिलेगा वो क्या मिलेगा, VM अपॉन में 2 मिलेगा, VRMS। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया, लिख देना यहाँ पर आप लोग सिमिलरली, मीन्स इसी प्रकार हमें VRMS मिल गया है। ठीक है, तो इसे लिखिए पहले, VRMS
देन आगे चलते हैं हम लोग हमारे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें आपने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा वो पॉज करके लिख ले। आरएमएस के बाद में इसमें हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब कि दक्षता निकालनी है इस बार, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शायद ये ई पार्ट है ना, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकरण की दक्षता। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकरण की दक्षता। ठीक है, इसमें दक्षता होती क्या है उसके बारे में फर्स्ट हम बातें करते हैं। दक्षता मतलब कि एफिशिएंसी, किसी भी सर्किट की एफिशिएंसी होती है कि जैसे देखिए ये कौन है, एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर का ही सर्किट ले लो, सपोज करो यहां से हम कोई इनपुट देते हैं, इनपुट निवेशी, और यहां से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, आउटपुट मिलता है। अगर हमने जितना इनपुट दिया आउटपुट मिला, तो आउटपुट के रेशो में इनपुट कितना है इसे ही हम बोलते हैं दक्षता। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम इस तरीके से, आउटपुट अपॉन में इनपुट, मतलब इनपुट के रिगार्डिंग में हम लोगों को आउटपुट कितना फाइंड आउट हो रहा है वो कहलाती है दक्षता। दक्षता को नीटा से लिखते हैं, इस साइन से लिखते हैं नीटा से। ठीक है, यहाँ जो हम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर में जो दक्षता निकालनी है वो किसकी निकालनी है, शक्ति की दक्षता निकालनी है या फिर पावर की दक्षता निकालनी है। मतलब आउटपुट में कितनी पावर है, इनपुट में कितनी पावर है, उस दोनों का जो रेशो होता है वो क्या कहलाएगा, दक्षता कहलाता है या फिर एफिशिएंसी कहलाती है। तो ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी, दक्षता क्या होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम किसको भेजते हैं, एसी को देते हैं, और हमें एसी के बाद कौन मिलता है, डीसी मिलता है। तो इनपुट के रिगार्डिंग हमें कितना आउटपुट मिल रहा है वही हमारी दक्षता है। तो यहाँ पावर किसकी लिखेंगे, दक्षता डीसी की पावर लिखेंगे, और इनपुट में किसकी पावर लिखेंगे, हम एसी की पावर लिखेंगे। तो देखिए टॉपिक में चलते हैं, तो इसमें डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले तो आप लोग, मैं हिंदी मीडियम के लिए बोल रही हूँ एक बार पहले। किसी भी दिष्टकारी में, किसी भी दिष्टकारी
में निर्गत शक्ति, किसी भी दिष्टकारी में निर्गत दिष्ट शक्ति, निर्गत दिष्ट शक्ति शक्ति तथा निवेशी दिष्ट शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। ठीक है, या फिर द रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर is called efficiency. The ratio of output power to input power is called efficiency. ठीक है, और इसमें लिख लो it is denoted by नीटा, यहाँ लिख देते हैं, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए इसे, किसी भी दिष्टकारी में निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निर्वेशी दिष्ट शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं, इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज कॉल्ड efficiency. It is denoted by नीटा। तो स्टूडेंट्स का वो देखते हैं हम फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूले में लिखना नीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमें ऊपर क्या लिखते हैं आउटपुट के बारे में, तो पावर आउटपुट की, मतलब कि क्या मिल रहा है आउटपुट में आपको डीसी मिल रही है, अपॉन में पावर इनपुट की, किसको भेज रहे हैं हम, एसी को भेज रहे हैं। तो ये लिख लो सबसे पहले, नीटा इज इक्वल्स टू पावर डीसी के लिए और पावर एसी के लिए, ठीक है। और जब आपसे इसका परसेंटेज फाइंड आउट कराया जाए, परसेंटेज, तो उसको कैसे करेंगे हम,
नीटा परसेंट इक्वल, परसेंटेज में है ना, पावर डीसी अपॉन में पावर ऑफ एसी इंटू 100%। तो स्टूडेंट देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम सिर्फ इसका देख लेते हैं कैसे करना है, बाकी इसके बारे में जो ड्राइव है कंप्लीटली वो हम कल देखते हैं। तो इस टॉपिक को हम अगेन कल यहीं से उठाएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि पावर को लिखेंगे कैसे यहाँ पे, जो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी बार। देखिए, पावर इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर एल, या फिर ऐसे लिख दें कि पावर इज इक्वल्स टू होता था वी आई, ठीक है। और ओम्स लॉ से पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है क्या, आई आर। तो यहाँ वापस आई आर रखेंगे तो क्या मिला, आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने देखा कि नीटा है P DC और पावर AC के लिए, तो यहाँ जो रखेंगे ये आई स्क्वायर आर की टर्म में होंगी दोनों ही। आपको मालूम है DC के लिए हमने कल आई एवरेज को ही क्या बोला हुआ था, आई DC, राइट। तो यहाँ क्या बनेगा, ये P DC के लिए आई स्क्वायर DC का मतलब एवरेज वाला रखना है, और ये किसके सिरों पे फाइंड करेंगे हम, आर एल के लोड के रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है आंसर। और बच्चों PAC क्या होता है, AC वाले सर्किट के लिए जो करंट होती है, DC के लिए करंट होती थी एवरेज वाली, और AC के लिए जो करंट होती है वो है RMS का स्क्वायर, आई स्क्वायर रखना है। AC के लिए करंट होती है IRMS, और इसके सिरों पे जो रेजिस्टेंस है वो होगा R प्लस L। ये हम कल देखते हैं कैसे है, ठीक है। तो इसको तो बोला इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, और जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट अप करके हमें आंसर मिलेगा। उस आंसर को हम कल फाइंड आउट करते हैं। आज हमने देखा कि पावर को लिखना किस तरीके से है, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ तक का राइट डाउन करना है, इसके बाद फर्दर हमने इस तरीके से काम करेंगे जिनको रखेंगे और वी फाइंड इफिशियंसी। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है RMS करंट के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में, जिसका ड्राइव हम कल करते हैं। थैंक यू।